बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम तरीन मामले के हवाले से, और वो मामला है गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद जो कि 15 नवंबर को होने जा रहा है। इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरफ बढ़ें और उस हवाले से आपको ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है वो नज़र आ रही है, वो यकीनी हो चुकी है। इसकी तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं कुछ जो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि हालिया जो पाकिस्तान का सियासी उफ़क़ है उस पर गुज़श्ता दिनों जो APC के दौरान और उसके बाद जो इर्तियाश पैदा हुआ और फिर जो खुफिया मुलाकातें सियासतदानों और अस्करी क़यादत की जो सामने आई, वो मामला भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान ही के हवाले से था। और उन मुलाकातों के अंदर जो है वो अस्करी क़यादत ने जो पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें की, वो जो रिपोर्ट हुई उन रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो है वो उनके अंदर गिलगित बल्तिस्तान की जो इस वक्त आइनी हैसियत है और उसके ऊपर जो गौर किया जा रहा है उसको बाकायदा तौर पे सूबे का स्टेटस देने के हवाले से, और फिर जो आम इंतखाबात वहाँ पे अनाउंस किए गए और उसका फिर शेड्यूल जो है वो 25 सितंबर को जो है वो आज जो कि बाकायदा जारी किया गया, और आज से वहाँ पे कागजात जो नामजदगी हैं उनकी वसूली का भी आगाज़ हो गया है। तो इस हवाले से उस मीटिंग के अंदर जो है वो कुछ बातें की गई, कुछ मामला जो है वो इलेक्शन के हवाले से तय किए गए, और उसके बाद फिर ये इन मुलाकातों के हवाले से जो दीगर सियासी मामला थे, जो दीगर इशूज़ थे, वो भी मीडिया का हिस्सा बने। नाज़रीन, ये मामला क्या है, इस मामले को समझाने के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है वो आपके सामने रखा जाए, और जो माजी में वहाँ पे इंतखाबात हुए उन इंतखाबात को आपके सामने रखा जाए। उसके बाद ही यकीनन ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कम्युनिकेट की जा सकती है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त इस काबिल हो चुकी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में भी अक्सरियत हासिल कर लेगी, इंतखाबात जीत कर वहाँ जो है उनकी हुकूमत बनती यकीनी नज़र आ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से 2009 में जब एक खसूसी स्टेटस दिया गया गिलगित बल्तिस्तान को, तो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के जो पहले इंतखाबात थे वो 12 नवंबर 2009 को हुए, और जो आइनी स्टेटस दिया गया उसके हिसाब से जो सीटें जिनके ऊपर इलेक्शन होने थे, कुल सीटें जो थी वो गिलगित, और इस वक्त भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली की 33 सीटें हैं, तहम 24 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे बराह रास्त इंतखाबात होने हैं, 6 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन की हैं, और 3 जो सीटें हैं वो टेक्नोक्रेट्स की हैं। तो ये जो 24 नशिस्तें हैं जिन पर 12 नवंबर 2009 को इंतखाबात हुए, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 उम्मीदवार कामयाब हुए। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इलेक्शन 24 की बजाय 23 नशिस्तों के ऊपर हुए, क्योंकि एक नशिस्त के ऊपर इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। तो 23 में से 12 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLQ ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। 4 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर कामयाब हुए। जमीयत उलमा इस्लाम ने 1 नशिस्त हासिल की, और MKM भी 2009 के इलेक्शन में 1 नशिस्त जो है वहाँ पर हासिल कर सकी। और इस तरह से सैयद मेहदी शाह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के पहले वज़ीर आला मुंतखब हुए। उन्होंने जब अपना टेनोर मुकम्मल किया तो जो दूसरे आम इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में हुए वो 8 जून 2015 को हुए, और इन इलेक्शंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उन 24 में से 16 नशिस्तें जीत कर एक अक्सरियती पार्टी के तौर पे सामने आई। जो तहरीक इस्लामी थी उसने 2 नशिस्तें हासिल की, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 2 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त, तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने भी 1 नशिस्त जो है वो हासिल की। तो नाज़रीन, इस तरह से जो तस्वीर हमारे सामने बनती है वो ये है कि 2008 से लेके 2013 तक मरकज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो 2009 में होने वाले इलेक्शन में वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। 2013 से 2018 के दरमियान मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। तो 2015 में होने वाले इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनी। अब ये मामला यूँ है कि अगर तारीख देखी जाए तो इससे पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले जितने भी इंतखाबात हैं वहाँ के वोटर्स का एक वाज़ेह ट्रेंड, और बल्कि वोटर से भी बढ़ के मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, जो पावरफुल हलके हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको इलेक्टेबल कहा जा सकता है, उनका रुझान उसी सियासी जमात का टिकट हासिल करने की तरफ होता है
जिस सियासी जमात की हुकूमत मरकज़ के अंदर होती है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वही सियासी जमात अपनी हुकूमत बनाती है जिसकी हुकूमत जो है वो मरकज़ में होती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली इसकी वजह तो ये है, जैसा कि जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इलेक्शन जीतने वाले घोड़े हैं, उनका सारा जोर उन सियासी जमातों के टिकट की असूल की तरफ होता है जिनकी मरकज़ में हुकूमत होती है, ताकि वो मरकज़ से बेहतर ताल्लुकात रख कर इलेक्शन जीत कर अपने वोटर्स के काम करवा सकें और उस हलके के अंदर जो उनका ज़ोर है, जो उनका जोड़ है, जो उनका दबदबा है, वो उसको बरकरार रख सकें और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी जो है वो अपनी नशिस्त वहाँ पे पक्की कर सके। बिल्कुल इसी किस्म की नफ्सियात जो है वो आवाम की भी होती है, क्योंकि आवाम इलेक्शन जीतने के नतीजे में जिस उम्मीदवार को वोट दें, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो आवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो उससे अपने काम करवाएंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक ये माहौल है कि MPA और MNA लेवल पे जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उनके काम, गली मोहल्ले, नालियाँ, सड़कें, इस किस्म के काम, स्कूल और बाकी तामीरात जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ के काम होने चाहिए, लेकिन क्योंकि लोकल बॉडी सिस्टम मजबूत नहीं है तो फिर वो MPA से ही उम्मीदें लगाते हैं। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से हट के भी अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर भी अगर कहीं ज़िमनी इंतखाबात हों किसी सीट के खाली होने के बाद, तो उस हल्के के लोगों की भी ये ख्वाहिश होती है कि वही शख्स जो है वो इन ज़िमनी इंतखाबात में, अगरचे पहले कोई और पार्टी भी जीती हो आम इंतखाबात में, तो ज़िमनी इंतखाबात में आमतौर पर जो ट्रेंड सामने आता है वो ये होता है कि उस हल्के के लोग उस सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट देते हैं जिस सियासी जमात की हुकूमत जो है वो सेंटर में बन चुकी होती है। इसमें यकीनन जो है वो सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल होता है, ये भी एक एलिमेंट है। यकीनन जो है वो इसके अंदर ऐसे पावरफुल हल्के भी होते हैं, ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जिनका वोट बैंक होता है, और यकीनन इसमें उस पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट बैंक भी अहम किरदार अदा करता है जो कि मरकज़ में हुकूमत कर रही होती है। तो नाज़रीन, अब जो सूरत हाल बन रही है, अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल 2020 के इलेक्शन के हवाले से देखी जाए, जिसका शेड्यूल अनाउंस हो गया, जिसके कागजात नामजदगी आज जो है वो जमा होना शुरू हो गए, जो कि 30 सितंबर तक जमा होंगे। 20 अक्टूबर को हतमी फहरिस्त जो है वो सामने आएगी और 15 नवंबर को जो है वो पोलिंग होगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। तो जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो 24 हल्के जहां पे बराह रास्त इलेक्शन होने हैं, उन 24 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के हसूल के लिए 100 से ज़ायद उम्मीदवार सामने आए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि तकरीबन हर हल्के से 4 कम अज़ कम ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं। यहीं से जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अगर टिकट के हसूल के लिए लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं तो किस सियासी जमात की हुकूमत बनती नज़र आ रही है। अब अपोजिशन जमातें जो शोर कर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, जो AP से भी बात की गई और असरी क़यादत से सियासी मुलाकातों के बाद भी, और जो नज़र आ रहा है वो ये कि अगरचा इस तमाम तर ट्रेडिशन के बावजूद कि वहाँ पे वही सियासी जमातें इलेक्शन जीतती रहीं जिनकी मरकज़ में हुकूमत रही, और उन्हीं सियासी जमातों के टिकट होल्डर्स जो है वो ज़्यादा सामने आते रहे जिनकी मरकज़ में हुकूमत है, और अब भी उसी फार्मूले के बाद तहरीक इंसाफ को लोग ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं टिकट होल्डर्स, और वोटिंग का रुझान भी उनकी तरफ है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन ये मनसूबा बना चुकी है कि इन इलेक्शन के बाद जो है वो दोबारा इनके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे और फिर वही बात की जाएगी कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट तैनात थी, उसकी ज़ेर क़यादत इलेक्शन हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। तो आपकी एजुकेशन के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए ये बताना ज़रूरी था कि ये कोई एक नया ट्रेडिशन नहीं होगा, बल्कि इस ट्रेडिशन से हट के भी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्यों कर मजबूत है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर मजहबी वोट भी है गिलगित बल्तिस्तान में, मजहबी जमातें भी अहम किरदार अदा करती हैं, और जो 2 अहम मजहबी जमातें हैं, इस्लामी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जिनकी इस वक्त वहाँ पे 3 नशिस्तें थी 2015 के इलेक्शन के बाद, वो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर रही हैं। उनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप है, और इस्लामी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो PTI के साथ मिलकर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ेंगी। अगर गुज़श्ता इलेक्शन के जो नताइज हैं उसकी भी अगर कोई थोड़ी तस्वीर जो है वो आपके सामने अगर रखी जाए कि गुज़श्ता इंतखाबात में वहाँ पे क्या हुआ, तो जो बल्तिस्तान की 3 नशिस्तें हैं वहाँ PTI के उम्मीदवार राजा जलाल 3330 वोट, अमजद जैदी 4752 वोट, आमना अंसारी 5725 वोट,
ये तीनों नशिस्तें वो चंद वोटों से हारे और दूसरे नंबर पर यहाँ पे ये तीनों उम्मीदवार पीटीआई के रहे। इसके बावजूद कि वहाँ तमाम तर सरकारी मशीनरी नून लीग की उस वक्त थी, जैसा कि हर इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात की होती है उस वक्त, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, इसके बावजूद ये दूसरे नंबर पर रहे। अस्तौर से खालिद रशीद पीटीआई के उम्मीदवार 4019 वोट, वो भी चंद सौ वोटों से हारे, दूसरे नंबर पर रहे। दयामर से नौशाद आलम साहब भी जो है वो चंद सौ वोटों से हारे। गजर से जफर शाम खील 5099 वोट, चंद सौ वोटों से हारे। और गजरी से राजा जहांजेब पीटीआई के वाहिद उम्मीदवार जो सीट निकालने में कामयाब हुए 7099 वोट जो है वो लेकर। और इसी तरह जो है वो अगले हलकों की बात करें तो फतेहुल्ला भाई 2261 वोट, इजहार हुनजई 2271 वोट। अस्तौर में जो कन्वीनर थे हशमतुल्लाह खान साहब वो 1193 वोट। दयामर से अतीकुल्ला साहब 1487 वोट, यानी ये काबिल कदर वोट थे। पहले जो तीन जो उम्मीदवार थे उनके अंदर जो है ये शामिल थे। इस तमाम तर इस चीज़ों के बावजूद ये कारकर्दगी पीटीआई की उस वक्त सामने आई कि जब नून लीग की वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के तकरीबन जो है वो 20 से ज़ायद वज़रा जो है वो सिलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रहे और कोने कोने में जो है वो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलाते रहे और सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल होता रहा। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पीटीआई वहाँ एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर गुज़श्ता इलेक्शन में सामने आ चुकी है। तो इस तरह से एक फैक्टर ये भी है कि पीटीआई वहाँ पर अपनी बेस बना चुकी है। दूसरा फैक्टर यह है कि ज़्यादातर उम्मीदवार जो तगड़े उम्मीदवार हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो पीटीआई का टिकट हासिल करना चाहते हैं। और तीसरा वो रुझान और वोटर्स का वो रवैया कि जो कि आम तौर पर उनकी ख्वाहिश होती है कि उसी उम्मीदवार को वोट दें पॉलिटिकल पार्टी के जिनकी मरकज़ में हुकूमत है। तो इन तमाम तर ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपके सामने एक साइंसी तौजीहात पेश किए हैं प्रैक्टिकल वे के अंदर, ये तमाम ये जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी आसानी के साथ गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। और नाज़रीन, अब हुआ क्या कि स्पीकर कौमी असम्बली और जो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से खत लिखकर तजावीज़ तलब की गई हैं अपोजिशन से। 28 सितंबर को पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी बुलाया गया है कौमी असम्बली के अंदर और उन शफाफ इलेक्शन के वाले से तजावीज़ भी ली जा रही हैं, लेकिन अपोजिशन ने किसी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया है। इसलिए अपोजिशन ने इस वक्त वो बीन बजाना शुरू कर दिया है जो उन्होंने इलेक्शन के बाद बजाना है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। और ये रवैया जाहिर करता है कि किसी किस्म की इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो अपोजिशन जमाते हैं वो किसी तौर पर भी संजीदा नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना है। तो अपनी वीडियो का अख्ताम नाज़रीन मैं इस बात के साथ करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ना सिर्फ इलेक्शन जीतने में कामयाब होगी बल्कि बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ पर वो अपनी हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाएगी। और उसके बाद एक बाकायदा धांधली का बयानिया जो है वो आप मीडिया के अंदर और दीगर अखबारात के अंदर और TV चैनल पर सुन सकेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आप आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।